हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है ईएमआरएस की जो पेपर है वो 17 तारीख को है और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को यदि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे प्राप्त करने में कोई भी असुविधा हो रही है तो आप हमारे वीडियो में जाइए और वहाँ के कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने डाल रखा है। वहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स, यानी कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला दिया हुआ है, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, यानी एक मिनट, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज। दूसरा ऑप्शन है, इन जीवन फेज द सेल ग्रो फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेल्स, यानी जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रकृति बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, एस चरण में डीएनए की प्रकृति बनती है, इन एस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। चौथा ऑप्शन है आपका, इन एम फेज द सेल ग्रो फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनेल्स, यानी कि एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रकृति बनती है। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कोशिका चक्र के बारे में कौन सा असत्य बताना है। ये तीन आपके सही हैं और जो ये है ये आपका असत्य है। ऑप्शन डी आपका असत्य है। एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं की प्रकृति बनाती है। ठीक है, ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें कितने सालों के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 5 ईयर, 5 वर्षों के लिए। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है। ये हमारा संविधान है उसके भाग 5 और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 66 में आपको बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 66 है। और भाग 5 में उल्लेखित है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचन है वो 5 वर्षों के लिए किया जाएगा और इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी चाहे वो चुने हुए हों या नामित किए गए हों, सभी सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम जगदीप धनखड़ है और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला है CaOCl2, किसका प्रचलित नाम है। CaOCl2, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या जिप्सम। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक नेम है। अगर आपसे पूछा जाए धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, तो धावन सोडा का फॉर्मूला होगा Na2CO3। धावन सोडा का होगा Na2CO3। वहीं पे अगर आपसे बेकिंग सोडा का पूछा जाए तो Na2HCO, ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। अगर आपसे ब्लीचिंग पाउडर का पूछा जाए तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है CaOCl2। अगर आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि कहाँ पे नहीं पूछा जा रहा और कहाँ पे है पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको नृत्य दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है गुजरात से कौन सा संबंधित नहीं है। डांडिया रॉस, गरबा, विदेशिया या बिछुड़ो, इसमें से कौन सा गुजरात से संबंधित नहीं है। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन सी जो है विदेशिया, ये गुजरात से संबंधित नहीं है। विदेशिया जो है ये कहाँ का है, अगर ये गुजरात का नहीं है तो ये बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है, ये बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है,
डांडिया, गरबा, बिछुडो ये गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं। अगर आपसे वहीं पर कुछ और लोक नृत्यों की बात कर ली जाए, जैसे असम का क्या है, तो असम का बिछुआ और बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा का हुक और ओडिशी, उत्तर प्रदेश में कजरी, चरकुला, मयूर बहुत ज़्यादा फेमस है, और जम्मू कश्मीर में राउफ लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदेशिया। विदेशिया कहाँ का है, तो विदेशिया बिहार का है। बाकी डांडिया, गरबा और बिछुड़ू ये गुजरात के ही है। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेनदार का अर्थ क्या है? मुवेनदार का अर्थ क्या है? तो मुवेनदार का अर्थ है तीन मुखिया। ऑप्शन सी इसका सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है तीन मुखिया। जानते हैं संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द जो मुवेनदार है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया जो चोल, पांड और चेर राजाओं के, यानी चोल, पांड और चेर परिवार के जो मुखिया थे, उन्हीं तीनों मुखिया के लिए ये मुंदेरवार शब्द जो है ये कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? निजी, विदेशी, सहकारी या सार्वजनिक? सामाजिक कल्याण के विचारों से पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक कल्याण के विचारों से तो आपको बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक। सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित होता है, क्योंकि यह जन कल्याण, विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर जनहित में कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मिशन कुशल कर्मी कौन से सरकार के द्वारा शुरू किया गया? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या गुजरात? आपसे पूछा जाएगा मिशन कुशल कर्मी कौन से राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने 6 जुलाई 1922 को निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो प्रेजेंट टाइम में मनीष सिसोदिया जी थे, उस समय 2022 में 6 जुलाई 2022 को यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। उस समय उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया थे। इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के श्रमिकों के द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना की? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और बॉम्बे। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पर किया? देखिए, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो इसका जवाब आप जान लीजिए। इसका जो सही जवाब है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो 1905 में स्थापना किया था लंदन में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस ईयर में इंडिया हाउस की स्थापना किया था? तो 1905 में किया था। कहाँ पे किया था? लंदन में किया था। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905। 1905 हमारे लिए एक प्रकार से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है 1905 में ही आपको बंगाल विभाजन देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? तो देखिए, फसलें 3 टाइप की होती हैं। एक आपका रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक जायद की फसल होती है। तो आप जान लीजिए, मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल यह सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है, इन फसलों की बुआई में कम तापमान की आवश्यकता होती है और इन्हें पकने के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कम तापमान और गर्म वातावरण अक्टूबर और नवंबर मौसम में इसको बोया जाता है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? तो गेहूं होता है, जौ होता है, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों जैसी जो फसलें होती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। अगर आपसे बात की जाए खरीफ की फसलें, तो ये फसलें मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें और इन्हें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलों में आप धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि फसलों को रख
रख सकते हैं। अगर आपसे बात की जाए जायद की फसलें कौन सी होती हैं, तो जायद की जो फसलें होती हैं मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं, और ये जो फसलें होती हैं इनमें गर्मी यानी तेज गर्मी को सहने की क्षमता होती है। ये कौन सी फसलें होती हैं? तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, सूरजमुखी आदि फसलें जो होती हैं ये जायद की फसलों के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली, यानी कि रबी की फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं और ज्वार, जौ और चना, मक्का और मटर, धान और कपास। मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है और जायद की फसल क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और आपको एक बात बता दें, अगर आपने अभी तक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं पाया है, नहीं आपको मिला है, तो आप हमारे वीडियो में जाइए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।